तो शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ है, भारत की लोकपाल ने 16 जनवरी को अपनी स्थापना की पहली वर्षगांठ मनाई। तो यह तारीख लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के लागू होने के बाद 2014 में लोकपाल की स्थापना का प्रतीक है। लोकपाल और लोकायुक्त के विषय में जानते हैं तो इस अवधारणा की उत्पत्ति 1966 के प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट से हुई है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 ने केंद्र स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त की व्यवस्था की। इसका उद्देश्य सार्वजनिक कार्यालयों में जवाबदेही सुनिश्चित करना और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है। लोकपाल या ओम्बुड्समैन की अवधारणा 19वीं शताब्दी में स्वीडन में उत्पन्न हुई थी। लोकपाल से संबंधित मुख्य प्रावधान तो संरचना एवं सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अध्यक्ष भारत का वर्तमान में सेवारत या पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति। लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। इन 8 सदस्यों में से 4 न्यायिक सदस्य होने चाहिए। शेष 4 सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों और महिलाओं में से होने चाहिए। चयनित समिति तो इसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष का नेता, मुख्य न्यायाधीश, नामित और एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होते हैं। कार्यालय 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु में जो भी पहले हो। अधिकार क्षेत्र लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री, सांसद, ग्रुप ए बी सी डी के अधिकारी, कर्मचारी तथा केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं के अधिकारी आते हैं। लोकपाल का मुख्य कार्य भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करना, जिसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग या विस्लब्लोअर द्वारा भेजी गई शिकायतें भी शामिल हैं। अभियोजन विंग तो लोकपाल अपनी अभियोजन विंग स्थापित कर सकता है। मामलों के लिए समय सीमा प्रारंभिक जांच पड़ताल 90 दिन, जांच 6 महीने, जरूरत पड़ने पर बढ़ाई भी जा सकती है। लोकपाल से संबंधित मुख्य चुनौतियां या मुद्दे तो 7 साल से अधिक पुरानी शिकायतों का अभी तक निपटारा नहीं किया गया है, नियुक्तियों में देरी हो रही है आदि। इसके अलावा पिछले 5 वर्षों से लगभग 90% शिकायतों को इसलिए अस्वीकार कर दिया गया है क्योंकि वे सही प्रारूप में नहीं थी। ठीक है, देखते हैं भारत के भ्रष्टाचार विरोधी ढांचे के अन्य घटक। तो बेनामी लेन देन अधिनियम 1988, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सूचना अधिकार अधिनियम 2005, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और व्हिल्स ब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम 2014। ठीक है, बात करते हैं अगली न्यूज़ की, जो है संचार मंत्रालय ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 का अनावरण किया। तो पूरे भारत में दूरसंचार की पहुंच, सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए NBM 2.0 और संचार साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए। जानते हैं राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के विषय में। तो NBM 2.0 राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन NBM 1.0 की सफलता पर आधारित है। NBM 1.0 को राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 के एक भाग के रूप में 2019 में लॉन्च किया गया था। NBM 1.0 के तहत टेलीकॉम टावरों की संख्या 8.17 लाख और ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या 941 मिलियन तक बढ़ गई थी। इसका उद्देश्य डिजिटल अवसंरचनाओं के विकास में तेजी लाना, डिजिटल विभाजन को खत्म करना तथा सभी लोगों की किफायती ब्रॉडबैंड तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इसके निम्नलिखित लक्ष्य हैं। 2030 तक ऑपरेशनल ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी को 95% अप टाइम के साथ 50,000 गांवों से बढ़ाकर 2.7 लाख गांव तक पहुंचाना है। 2030 तक 90% प्रमुख संस्थानों, स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत कार्यालय आदि को ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराना। न्यूनतम 100 Mbps के निश्चित ब्रॉडबैंड डाउनलोड स्पीड सुनिश्चित करना। 5G नेटवर्क के रोल आउट को सुविधाजनक बनाना और भविष्य के 6G नेटवर्क के लिए तैयारी करना और विशेष रूप से आपदाओं, युद्धों एवं अन्य आपात स्थितियों के दौरान कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए ऑप्टिकल ग्राउंड वायर जैसी विद्युत क्षेत्र की परिसंपत्तियों का लाभ उठाना। देखते हैं संचार साथी मोबाइल ऐप। तो यह उपयोगकर्ताओं को उनके दूरसंचार संसाधनों को सुरक्षित रखने और दूरसंचार संबंधी धोखाधड़ी से निपटने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण प्रदान करता है। ऐप की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल है: चक्षु, संदिग्ध धोखाधड़ी, संचार की रिपोर्टिंग और अपने नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शन की जानकारी आदि। भारत में दूरसंचार पहुंच बढ़ाने के लिए शुरू की गई अन्य पहले तो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। भारत नेट परियोजना, तो इसका लक्ष्य सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ना है। PM वानी, सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना। दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि, तो घरेलू टेलीकॉम प्रौद्योगिकी विकास का समर्थन करना। ठीक है, देखते हैं भारत सिंगापुर द्विपक्षीय संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने पर सिंगापुर के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए। भारत और सिंगापुर के राष्ट्रपतियों ने
दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर संयुक्त रूप से लोगो का अनावरण किया। भारत सिंगापुर संबंध के विषय में देखते हैं तो पहले राजनयिक संबंध। भारत 1965 में सिंगापुर की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। इसी वर्ष दोनों देशों के मध्य राजनयिक संबंधों की भी शुरुआत हुई थी। भारत और सिंगापुर ने 2005 में व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 2015 में दोनों देशों के बीच संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित कर दिया गया था। द्विपक्षीय संबंधों को आगे ले जाते हुए 2024 में उन्हें व्यापक रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड किया गया था। व्यापार तो 2023-24 में सिंगापुर भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत के कुल व्यापार में सिंगापुर के साथ व्यापार की हिस्सेदारी 3.2% है। यह आसियान समूह में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत निवल आयातक है। बहुपक्षीय सहयोग तो दोनों देश पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, राष्ट्रमंडल, IORA और IONS जैसे मंचों के सदस्य हैं। रक्षा सहयोग भारत और सिंगापुर सैन्य अभ्यासों की मेजबानी करते हैं, जैसे अग्नि वॉरियर व सिम्बैक्स। भारतीय प्रवासी तो सिंगापुर की आबादी में भारतीय मूल के लोगों की हिस्सेदारी 9% है। तमिल सिंगापुर की 4 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। भारत के लिए सिंगापुर का महत्व तो चीन को प्रतिसंतुलित करना। चांगी नौसैनिक अड्डे तक पहुंच से भारत को चीन के प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने में मदद मिलेगी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वित्त वर्ष 23-24 में सिंगापुर भारत में FDI $11.77 बिलियन का प्रमुख स्रोत रहा। एक्ट ईस्ट पॉलिसी तो सिंगापुर पूर्वी एशिया में भारत की कूटनीति और आर्थिक भागीदारी का समर्थन करता है। और भौगोलिक अवस्थिति सिंगापुर पूर्व पश्चिमी नौवहन मार्ग के चौराहे पर रणनीतिक रूप से अवस्थित है। यह मार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों में से एक है। ठीक है, बात करते हैं रबड़ बोर्ड ने रबड़ उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2 नई पहलें शुरू की। तो रबड़ अधिनियम 1947 की प्लेटिनम जयंती के अवसर पर भारतीय संधारणीय प्राकृतिक रबड़ और INR कनेक्ट नामक पहलों को शुरू किया गया है। 1947 के अधिनियम में देश में रबड़ उद्योग के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए रबड़ बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया था। रबड़ बोर्ड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। शुरू की गई पहलों के विषय में देखते हैं तो भारतीय संधारणीय प्राकृतिक रबड़, इसका उद्देश्य भारतीय रबड़ उत्पादन को यूरोपीय यूनियन डिफोरेस्टेशन रेगुलेशन के सख्त मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करना है। ISNR की एक प्रमुख विशेषता इसका ट्रेसेबिलिटी प्रमाणन है। यह रबड़ की उत्पत्ति स्थल की गारंटी और उसकी पुष्टि का प्रमाणन है। INR कनेक्ट यह अप्रयुक्त या कम उपयोग हुए रबड़ बागान के उत्पादों और ऐसे बागानों को अपनाने वाले इच्छुक लोगों को कनेक्ट करता है, जिससे रबड़ की उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। भारत के रबड़ क्षेत्र की स्थिति तो भारत प्राकृतिक रबड़ का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। थाईलैंड विश्व में अग्रणी रबड़ उत्पादक है, उसके बाद इंडोनेशिया का स्थान है। शीर्ष उत्पादक राज्य तो केरल भारत के 90% से अधिक प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन करता है। प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन तमिलनाडु, कर्नाटक, त्रिपुरा, असम और मेघालय जैसे राज्यों में भी होता है। प्रमुख चुनौतियां तो भारत के 20 से 25% रबड़ बागानों का दोहन नहीं हुआ है, जलवायु परिवर्तन और EUDR मानकों का कार्यान्वयन आदि। रबड़ फसल के बारे में हेविया ब्रासिलियंसिस यानी रबड़ वृक्ष अमेजन नदी बेसिन की मूल प्रजाति है। इसे ब्रिटिश लोगों द्वारा उष्णकटिबंधीय एशिया और अफ्रीका में लाया गया था। रबड़ पेड़ों से लेटेक्स के रूप में प्राप्त होती है। वृक्षारोपण के लिए आवश्यक दशाएं तो जलवायु रबड़ की खेती के लिए 200 से 300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्णकटिबंधीय जलवायु उपयुक्त होती है। तापमान 25 से 34 डिग्री सेल्सियस तथा सापेक्ष आर्द्रता 80% होनी चाहिए। मिट्टी इसके लिए फास्फोरस की कमी वाली गहरी और लेटेराइट उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। रबड़ क्षेत्र के लिए शुरू की गई अन्य प्रमुख पहलें तो राष्ट्रीय रबड़ नीति 2019, प्राकृतिक रबड़ क्षेत्र के संधारणीय एवं समावेशी विकास की योजना और इंडियन नेचुरल रबर ऑपरेशन फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आदि। ठीक है, अब बात करते हैं अगली न्यूज की, जो है वित्त वर्ष 2024-25 के लिए संशोधित खुला बाजार बिक्री योजना नीति जारी की गई। तो यह संशोधित नीति उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने घोषित की है। इस नीति का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा का विस्तार करना और इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देना है। राज्य सरकारों, कॉरपोरेशंस और सामुदायिक रसोई को चावल की बिक्री के लिए आरक्षित मूल्य 2250 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। इसके लिए ई नीलामी की आवश्यकता नहीं होगी। इस नीति में इथेनॉल डिस्टिल को चावल की बिक्री के लिए आरक्षित मूल्य 2250 प्रति क्विंटल तय किया गया है। यह पहले की बिक्री मूल्य की तुलना में 550 रुपये कम है। इस कदम का उद्देश्य इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देना है। खुला बाजार बिक्री योजना क्या है? तो इस योजना के तहत भारतीय खाद्य निगम केंद्रीय पूल से अतिरिक्त अनाज को पहले से तय कीमतों पर ई नीलामी के माध्यम से खुले बाजार में बेचता है। योजना का उद्देश्य है
अनाज की बाजार कीमतों को नियंत्रित करके मुद्रास्फीति में वृद्धि को रोकना। पात्रता, इस योजना में गेहूं उत्पादों के प्रोसेसर, आटा चक्की, फ्लोर मिलर भाग ले सकते हैं। योजना के तहत आमतौर पर राज्य सरकारों को भी नीलामी में भाग लिए बिना खाद्यान्न की खरीद की अनुमति दी जाती है। हालांकि व्यापारियों तो खरीदारों को ही नीलामी के माध्यम से अनाज की खरीद की अनुमति नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं भारतीय खाद्य निगम के विषय में। तो यह एक वैधानिक निकाय है। इसे खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत स्थापित किया गया था। यह केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत कार्य करता है। मुख्य उद्देश्य और कार्य हैं इसके: किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीद पर उनके हितों की रक्षा करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से उचित मूल्य पर अनाज की बिक्री हेतु पूरे देश में खाद्यान्न का वितरण करना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनाज भंडारों में उचित मात्रा में खाद्यान्नों के परिचालन और बफर स्टॉक को बनाए रखना। ठीक है, अब देखते हैं अगली न्यूज जो है। एक अनुमान के अनुसार हिमालय में स्थित याला ग्लेशियर 2040 तक समाप्त हो जाएगा। तो याला ग्लेशियर नेपाल में स्थित है। यह 1974 और 2021 के बीच 680 मीटर पीछे हट गया था। इसके कारण इसके क्षेत्रफल में काफी कमी आई है। यह संपूर्ण हिमालय में एकमात्र ग्लेशियर है जिसे ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअलिटी लिस्ट में शामिल किया गया है। जीजीसीएल ग्लेशियरों और क्रायोस्फीयर पर जलवायु परिवर्तन के तीव्र प्रभावों को उजागर करता है। क्रायोस्फीयर पृथ्वी का वह जमा हुआ हिस्सा है जिसमें बर्फ, हिम और जमी हुई भूमि शामिल है। जीजीसीएल परियोजना को 2024 में राइस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ आइसलैंड, आइसलैंड ग्लेशियोलॉजिकल सोसाइटी, वर्ल्ड ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विस और यूनेस्को द्वारा लॉन्च किया गया था। ग्लेशियर के पीछे हटने के बारे में, तो ग्लेशियर का पीछे हटना वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लेशियरों का आकार और द्रव्यमान हिम के पिघलने, वाष्पीकरण एवं अन्य कारणों से कम हो जाता है। समाप्त हो चुके ग्लेशियर, तो वेनेजुएला का पीको हम्बोल्ट ग्लेशियर 2024, फ्रांस का सरीन ग्लेशियर 2023 आदि। ऐसा अनुमान है कि चीन का दागू ग्लेशियर 2030 तक समाप्त हो जाएगा। पिघलते ग्लेशियर या क्रायोस्फीयर के प्रभाव, तो पारिस्थितिकी तंत्र और आजीविका को नुकसान। ग्लेशियर और हिम चादरों में दुनिया का लगभग 70% ताजा जल मौजूद है जो पारिस्थितिकी तंत्र और मानव जीवन के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए हिंदू कुश हिमालय में रहने वाले 240 मिलियन लोग अपनी आजीविका एवं अन्य गतिविधियों के लिए क्रायोस्फीयर पर निर्भर है। ग्लेशियर या हिमनदीय झील के तटबंध टूटने से उत्पन्न बाढ़ का बढ़ता जोखिम, तेजी से पिघलते ग्लेशियर से अस्थिर हिमनदीय झीलें बनती हैं। इन झीलों के तटबंध टूटने से विनाशकारी बाढ़ आ सकती है। क्लाइमेट फीडबैक लूप, तो पिघलते ग्लेशियर पृथ्वी के एल्बिडो को कम करते हैं। इससे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है और ग्लोबल वार्मिंग की दर तेज हो जाती है। ठीक है, क्रायोस्फीयर या हिममंडल के संरक्षण के लिए शुरू की गई पहले, तो वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र की पहले वर्ष 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया और प्रतिवर्ष 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अन्य पहले IUCN द्वारा हिमालयन एडेप्टेशन नेटवर्क और WWF द्वारा लिविंग हिमालयाज इनिशिएटिव। भारत की पहले हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र यह ग्लेशियर से संबंधित घटनाओं पर नजर रखता है और GLOF अलर्ट जारी करता है। आर्कटिक और अंटार्कटिका के लिए मिशन जैसे IND-ARC 2014। ठीक है, अब बात करते हैं अन्य सुर्खियों की। इसमें पहली न्यूज है नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के एक अध्ययन में पाया गया कि 2022 में नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन विस्फोटों के कारण रिकॉर्ड स्तर पर सबसे बड़ा मानव जनित मीथेन उत्सर्जन हुआ। इसके विषय में जानते हैं। नॉर्थ स्ट्रीम बाल्टिक सागर के नीचे रूस से जर्मनी तक की एक प्रमुख प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है। बाल्टिक सागर के माध्यम से नॉर्थ स्ट्रीम द्वीन पाइपलाइन प्रणाली रूस के वियरबोर्ग से जर्मनी के ग्रिफ्सवाल्ड के पास लुबमिन तक जाती है। महत्व है इसका, यह यूरोप, विशेष रूप से जर्मनी के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यह ट्रांजिट देशों को बायपास करते हुए रूस से प्रत्यक्ष व विश्वसनीय गैस आपूर्ति सुनिश्चित करती है। ठीक है, कर्णाली पनबिजली परियोजना। तो भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ने नेपाल में अपर कर्णाली पनबिजली परियोजना के विकास के लिए एक संयुक्त उद्यम समझौते को अंतिम रूप दिया है। कर्णाली नदी तिब्बत के माचा खबाब से निकलती है। नेपाल से होकर बहती हुई भारत में घाघरा नदी में मिल जाती है। यह पीकिंग रन ऑफ रिवर परियोजना है। इस परियोजना के तहत नेपाल से भारत और बांग्लादेश को बिजली निर्यात की जाएगी। पीकिंग रन ऑफ द रिवर परियोजना एक प्रकार का पनबिजली प्लांट है। प्लांट बिजली उत्पन्न करने के लिए नदी के प्राकृतिक प्रवाह का उपयोग करता है और इसमें बिजली उत्पादन के लिए बड़े बांध और जलाशय के निर्माण की जरूरत नहीं पड़ती है। रत्नागिरी की बात करते हैं। तो हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ओडिशा के रत्नागिरी में उत्खनन के दौरान प्राचीन बौद्ध कलाकृतियां मिली हैं। इन कलाकृतियों में बुद्ध का सिर और बौद्ध अवशेष जैसी कलाकृतियां शामिल हैं।
यह स्थल सम्राट अशोक के कलिंग यानी प्राचीन ओडिशा पर आक्रमण के बाद से ही बौद्ध धर्म के प्रभाव में आ गया था। इसे विशेष रूप से महायान और तंत्रयान और बौद्ध धर्म के अध्ययन के केंद्र के रूप में नालंदा के समकक्ष माना जाता है। रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी मिलकर ओडिशा के बौद्ध केंद्रों का डायमंड ट्रायंगल बनाते हैं। न्यूरोमॉर्फिक डिवाइस, तो भारतीय वैज्ञानिकों ने एक न्यूरोमॉर्फिक डिवाइस विकसित किया। न्यूरोमॉर्फिक डिवाइस बताता है कि मानव शरीर दर्द को कैसे महसूस करता है और उस पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। ये डिवाइस मानव शरीर की हैबिचुएशन प्रोसेस से प्रेरित है। हमारे शरीर में नोसिसेप्टर्स नामक विशेष सेंसर दर्द को महसूस करता है और हानिकारक स्थितियों पर प्रतिक्रिया करने में हमारी मदद करते हैं। हैबिचुएशन प्रोसेस के तहत व्यक्ति वास्तव में बार बार दिए जाने वाले दर्द का आदी हो जाता है और इसके प्रति कम प्रतिक्रिया देता है। लाभ, यह तकनीक धारण करने योग्य डिवाइसेस को अधिक टेक स्मार्ट बनाती है और मानव मशीन के संपर्क में सुधार करती है। अब देखते हैं कूका विद्रोह 1872। तो हाल ही में कूका आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कूका आंदोलन 1849 के बाद स्थापित ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ पंजाब में पहली बड़ी प्रतिक्रिया थी। यह नामधारी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण चरण था। इस आंदोलन की स्थापना 1857 में बहनी साहिब में सतगुरु राम सिंह ने की थी। राम सिंह ने नामधारियों से सभी ब्रिटिश वस्तुओं और सेवाओं का बहिष्कार करने का आग्रह किया था। नामधारियों को कूका के नाम से भी जाना जाता है। कूका पंजाबी में कूक कहे जाने वाले गुरबानी के ऊंचे स्वर में पाठ करने वालों को कहा जाता है। उन्होंने कूकाओं को संगठित किया और नवयुवकों को सैन्य प्रशिक्षण प्रदान किया। आंदोलन ने अधीनता के बारे में जागरूकता बढ़ाई, सविनय अवज्ञा को बढ़ावा दिया और प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में हाथ से काती गई सफेद पोशाक पहनने को प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट है कोक बोरोक भाषा। तो त्रिपुरा कोक बोरोक भाषा के विकास के लिए लैंग्वेज मैपिंग कर रहा है। कोक बोरोक शब्द कोक और बोरोक से मिलकर बना है। यह देव बर्मा, रियांग, जमातिया, नोआतिया, कलाई, रूपिनी, मूरसिंग, उचोई आदि समुदाय की मातृभाषा है। इसे त्रिपुरा की राजकीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह चीनी तिब्बती भाषा परिवार का हिस्सा है। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की। तो हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 प्रदान किए। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की 6 श्रेणियां देखते हैं। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसे 4 वर्षों की अवधि के दौरान खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार 4 वर्षों की अवधि के दौरान खेलों में लगातार अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 है और शिक्षकों यानी कोच के लिए सर्वोच्च खेल सम्मान है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2002, खेल में आजीवन उपलब्धियों के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2009, ये पिछले 3 वर्षों में खेल को बढ़ावा देने और उनके विकास के क्षेत्र में भूमिका निभाने के लिए संगठनों, कॉर्पोरेट से निजी व सार्वजनिक तथा व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, यह पुरस्कार किसी संस्था विश्वविद्यालय को पिछले 1 वर्ष में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य 2025। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने अपनी विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य रुझान 2025 रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर 5% के स्तर पर बनी रही। आगे आर्थिक संवृद्धि दर मंद रहेगी तथा चुनौतियां बनी रहेंगी। मंद होती वैश्विक अर्थव्यवस्था के कारण श्रम बाजारों के लिए कोविड-19 महामारी के प्रभाव से पूरी तरह उबरना मुश्किल सिद्ध हो रहा है। श्रम बाजार के समक्ष मुख्य चुनौतियां, तो भू राजनीतिक तनाव, जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती लागत और ऋण संकट का पूरी तरह समाधान नहीं होना। ILO के बारे में देखते हैं। तो इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसके 187 सदस्य हैं। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी है। इसमें सरकार, नियोक्ता और श्रमिक तीनों पक्षों के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह संगठन इन सभी पक्षों के समन्वय से श्रम मानक और श्रम नीतियां बनाता है तथा सभी के लिए सम्मानजनक कार्य रोजगार सुनिश्चित करने को बढ़ावा देता है। ठीक है, अंत में बात करते हैं सुर्खियों में रहा स्थल है हमारा कोलंबिया, राजधानी है इसकी बोगोटा। तो कोलंबिया में प्रतिद्वंदी वामपंथी समूह के बीच झड़पों में कम से कम 30 लोग मारे गए। यह घटना कोलंबिया वेनेजुएला की तनावपूर्ण सीमा के पास घटित हुई। कोलंबिया को दक्षिण अमेरिका का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यह देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को मध्य और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से जोड़ने वाले भूभाग पर अवस्थित है। स्थलीय सीमा, इसकी सीमाएं पूर्व में वेनेजुएला और ब्राजील, उत्तर में पनामा तथा दक्षिण में पेरू एवं इक्वाडोर से लगती है। समुद्री सीमाएं, कोलंबिया का भूभाग कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को स्पर्श करता है। भौगोलिक विशेषता देखते हैं। 2 प्रमुख स्थलाकृतियां, एंडीज और मुख्य रूप से तराई। प्रमुख नदियां अमेजन और ओरिनोको आदि।
और रुस्तम बिंदु है पी को क्रिस्टोबल कोलोन। ठीक है, तो ये बात की कोलंबिया की। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया है। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।